हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। दिस इज डीजी एंड वेलकम टू डीजी एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एसएससी एमटीएस 2025 को कैसे क्रैक करें, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। यदि आप बिगिनर हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे सिलेक्शन लें, इंग्लिश और जीके का सिलेबस क्या है, आपको स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना है, क्या चीज़ें पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है, एमटीएस का वर्क प्रोफाइल क्या है, क्या एग्जाम पैटर्न है, इन सभी चीज़ों पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एमटीएस की जॉब प्रोफाइल के बारे में देखते हैं। एमटीएस का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी ऐसा स्टाफ जो बहुत सारे काम करता हो। ये ग्रुप सी की जॉब है, जिसमें आपका काम होता है रिकॉर्ड मैनेजमेंट करना, फाइल्स का मूवमेंट करना यानी फाइल्स ले आना ले जाना, डाटा एंट्री करना यानी डायरी मेंटेन करना, यदि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो सिस्टम पे काम करना, मेल्स चेक करना, डिस्पैच का काम करना, और यदि किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाना है किसी काम से, ऑफिशियल वर्क से, तो वो भी आउटसाइड वर्क करना। ये एक लेवल 1 की जॉब है, जिसका बेसिक पे आपको 18,000 मिलता है, और उसमें एचआरए टीपीटी ये सब अलाउंस मिलके आपको इन हैंड सैलरी 32,000 के करीब मिलती है। यदि आप ग्रॉस सैलरी की बात करें तो वो 36,000 से 37,000 के बीच में मिलती है। ये एक्स सिटीज़ की सैलरी है। वाई सिटीज़ और जेड सिटीज़ में ये सैलरी थोड़ी कम होती है। चलिए अब देखते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। एसएससी एमटीएस के फॉर्म 26 जून 2025 से भरे जाएंगे और वो एक महीने तक चलेंगे, तो आप इजीली इनको भर सकते हो। 100 रुपये फीस होती है इनकी। एज क्राइटेरिया क्या रहेगा? 18 से 25 साल एमटीएस के लिए, और हवलदार की पोस्ट के लिए 18 से 27 साल। हर 18 से 27 साल एमटीएस की वेरियस डिपार्टमेंट में भी कुछ वैकेंसीज होती हैं, तो उस पर भी आप भर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, 10th पास आउट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और इसके एग्जाम होंगे 20 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच में। तो आपके पास 4 महीने हैं, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अब देखते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एमटीएस के एग्जाम में दो सेशन होते हैं, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में मैथ्स और रीजनिंग होती है, जिसमें पर सब्जेक्ट 20-20 क्वेश्चन होते हैं, और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। आपको इस सेशन में 40 क्वेश्चन में से ओनली 12 क्वेश्चन करने होते हैं। ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी आपने अगर 12 क्वेश्चन कर दिए तो आप सेशन 1 के लिए क्वालिफाई कर जाते हो। तो जो लोग रिपीटर हैं उनको मैथ्स और रीजनिंग करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इतना बेसिक तो उन्हें आता ही होगा। और जो लोग बिगिनर हैं उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप रीजनिंग पे ध्यान दो, मैथ्स को छोड़ दो। रीजनिंग के लिए आप यूट्यूब से किसी भी टीचर की क्लास कर सकते हो। डेली 1 घंटे दो तो आप इजीली एग्ज़ाम में कर पाओगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है सेशन 2, इसी पे आपकी मेरिट बनती है, और जीके इसमें मेन रोल करता है। इंग्लिश में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जीके में भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों ही सेशन के लिए आपको 45 मिनट्स मिलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारी इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। इंग्लिश को आप मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक तो पहला आरसी, दूसरा ग्रामर, और तीसरा वोकैबलरी। वोकैबलरी के अंदर एंटोनिम्स आ गए, सिनोनिम्स हो गया, मिस स्पेल्ड वर्ड हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए। उसके अलावा ईडियम्स एंड फ्रेजेस, स्टॉप स्पॉटिंग एरर्स, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, और सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये सब इंग्लिश के बेसिक नॉलेज के अंदर आती है। अब देखते हैं कि इंग्लिश के लिए हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो क्या हमें सीजीएल से एचएसएल के लेवल की इंग्लिश पढ़नी है? तो इसका आंसर है नो। एसएससी एमटीएस में इजी लेवल थोड़ा आता है इनके कंपैरिजन में। जैसे इसमें डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच नहीं आती, वो कैब भी थोड़ी इजी लेवल की आती है। तो चलिए देखते हैं कि आरसी हमें कैसे करनी है। आरसी के 5 क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। तो आरसी के लिए आप डेली किसी न्यूज़पेपर से कर सकते हो। आप कोई न्यूज़पेपर ले लिया, द हिंदू हो गया या फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया है, उसको लेके आप उसकी रीडिंग कर सकते हो। जो वर्ड्स आपको नहीं आते उसे नोट डाउन करिए और उसको सर्च कीजिए, उसकी मीनिंग को जानिए। और यदि आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश माध्यम करके एक चैनल है, वो डेली प्रोवाइड करते हैं पीडीएफ, तो आप वहाँ से कर सकते हो। फिर अब देखते हैं कि ग्रामर आपको कैसे करनी है।
तो ग्रामर के लिए सबसे पहले आपके पास कोई बुक होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 आप ले सकते हो, वो एक अच्छी बुक है ग्रामर के लिए। वॉल्यूम 1 से आप सारे टॉपिक करें। उसके बाद आपको क्या करना है कि यूट्यूब से किसी भी टीचर की क्लास करनी है, चाहे वो रानी मैम हो या फिर अमन वशिष्ठ सर हो। इन्होंने पूरी इंग्लिश ग्रामर यूट्यूब पे करवा रखी है, तो आप वहाँ से करें। उसके बाद फिर आपको PYQ लगाने, PYQ के लिए आप विनायक के लिए किरण की बुक ले सकते हो। फिर आपको मॉक्स लगाने, मॉक में आप टेक्स्ट बुक, ऑलिव बोर्ड या और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप मॉक लगा सकते हो। इससे अच्छी आपकी ग्रामर हो जाएगी। फिर आपको वोकैबलरी कहाँ से करनी है, तो वोकैबलरी के लिए अगेन नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 बुक है उसी में आपको उसके पीछे वोकैब मिल जाएगी, वो इनफ है। वो आप सारी वोकैब अच्छे से कर ले। यदि आपको वहाँ से करने का मन नहीं है तो रानी मैम ने A to Z वोकैब सीरीज करवा रखी है यूट्यूब से, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गया वोकैब के लिए। अब देखते हैं कि जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स यानी पॉलिटी, स्टैटिक जीके है, आर्ट एंड कल्चर है, करंट अफेयर्स है, जनरल साइंस है, इकोनॉमिक्स है और एनवायरमेंटल स्टडीज है। जीएस की बात करें तो जीएस में लेवल कुछ कुछ सीजीएल से ऐसा सेम होता है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस में सेम ही होते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, थोड़े इजी लेवल के होते हैं जो डुएबल होते हैं, आप इजीली एमटीएस में कर सकते हो। तो स्टैटिक जीके सबसे मेन पोर्शन होता है जो कि कैरी करता है जनरल अवेयरनेस में। सी एमटीएस 2024 में 9 से 10 क्वेश्चन पूछे गए अकेले सिर्फ स्टैटिक जीके से, जिसके अंदर नेशनल पार्क्स, सेंसस, सेंसस बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आप नेशनल पार्क्स हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, ये सभी चीज़ें आती हैं। तो ये सब टॉपिक इसमें कवर नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके लिए अलग से एक वीडियो में बताऊंगा, बनाऊंगा जो जीएस की स्ट्रेटजी के बारे में होगी। हिस्ट्री में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी में 2 से 3 क्वेश्चन, सिविक्स में भी 2 से 3 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स में 3 से 4 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में 1 से 2 क्वेश्चन, जनरल साइंस में 2 से 3 क्वेश्चन, यानी इसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के। एनवायरमेंटल स्टडीज से 1 क्वेश्चन या कभी कभी 1 क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता। तो चलिए अब देखते हैं कि आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। तो स्टडी प्लान में आपको डेली 8 घंटे तो पढ़ना ही है, ये मिनिमम है। कम से कम आपको 8 घंटे पढ़ना है। इससे ज़्यादा आप 10 घंटे भी करो, आप 12 घंटे करो, एज पर योर कन्वीनियंस। 8 घंटे में आप इसको 2 स्लॉट में डिवाइड कर सकते हैं, 4 घंटे 4 घंटे, यानी 4 घंटे आपको इंग्लिश को देना है और 4 घंटे आपको जीके को देना है। इनको फर्दर आप 2-2 घंटे के स्लॉट में बांट सकते हो, यानी 2 घंटे इंग्लिश किया, फिर 2 घंटे जीके, फिर 2 घंटे इंग्लिश किया, फिर 2 घंटे जीके। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश को 3 घंटे में करें और 1 घंटा आप रीजनिंग के लिए दे सकते हैं, जो अगर आप बिगिनर हो तो। 3 घंटे में आप इंग्लिश में 1 घंटे वो कैब के लिए दीजिए, 1 घंटे किसी टॉपिक को दीजिए और 1 घंटा आप PYQ और मॉक को दीजिए। ऐसे ही जीके के लिए आप 4 घंटे में अलग अलग आप डिवाइड कर सकते हो। उसके बाद आते हैं रिवीजन पे। रिवीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। रिवीजन आपको करनी ही करनी है, रिवीजन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। रिवीजन के लिए क्या करना है आपको, जैसे आपने कोई आज टॉपिक किया, उसको आप एक दिन बाद यानी अगले दिन रिवाइज कीजिए, फिर 3 दिन बाद यानी चौथे दिन रिवाइज कीजिए, फिर 7 दिन बाद यानी 8वें दिन रिवाइज कीजिए। इससे वो चीज़ें आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएंगी और आप टाइम पे रिकॉल कर पाओगे। फिर आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाने। आपने कोई भी टॉपिक किया, जैसे आपने नाउन किया, नाउन टॉपिक उसके बाद आपको उसके प्रीवियस ईयर लगाने हैं, ताकि आपको पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आपको मॉक्स लगाने। मॉक्स के लिए मैंने बता ही दिया कि टेक्स्ट बुक या ऑलिवर या और भी चीज़ें, और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से आप मॉक लगा सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको ये ज़रूरी होता है कि आप एग्ज़ाम पैटर्न को इग्नोर ना करें और सिलेबस को ध्यान से देखिए, कहाँ से चीज़ें पूछी जाती हैं, कहाँ से आपको पढ़ने की ज़रूरत है और क्या चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ PYQ पे ही डिपेंड नहीं करना,
बहुत से लोग पूछते हैं कि PYQ करेंगे तो सिर्फ हो जाएगा क्या, तो इसका आंसर नो है। आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो उसके बाद फिर PYQ करना है। PYQ में से 50 to 60% क्वेश्चन आते हैं, पर जो 40% क्वेश्चन आएंगे वो तो आपके नए बनते हैं, तो वो आप सिलेबस से ही कर पाओगे। और फिर आपका लास्ट में है कि स्टडी मटेरियल आप बार बार चेंज ना करें, एक बार बैठें अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, जो टीचर आपको अच्छा लगे उनके नोट्स ले और उससे आप अपनी तैयारी करते रहें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि जीएस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए MTS 2025 के लिए। यदि आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।